हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कैसे काम करता है। तो राज्य सरकार, हम पहले से राज्य सरकार से पहले क्या पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में? लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय सरकार होता है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, देन यूनियन गवर्नमेंट। हमारा तीनों तरह के से गवर्नमेंट सरकार होता है, तीनों लेयर से। तीन, जो टायर 1 होता है यूनियन गवर्नमेंट, टायर 2 होता है स्टेट गवर्नमेंट और टायर 3 होता है लोकल गवर्नमेंट। और इसको रिवर्स प्रोसेस में भी हम पढ़ सकते हैं। टायर 1 लोकल गवर्नमेंट, टायर 2 स्टेट गवर्नमेंट और टायर 3 यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है रिवर्स प्रोसेस ही सही है। लेकिन क्यों रिवर्स प्रोसेस सही है? और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट नहीं होगा, स्थानीय सरकार नहीं होगा अगर, तो एक लोकेलिटी में कौन कंट्रोल करेगा? पहले बात ये बोलते हैं, दिल्ली में से जो बैठे हैं, दिल्ली में राज्य के, हमारे जो देश का राजधानी दिल्ली में जो बैठे हैं, वो तो डायरेक्ट आके कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो स्थानीय सरकार एक चाहिए। ठीक है, स्थानीय सरकार चाहिए प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए। प्रशासनिक जो होते हैं सब सेवा में, उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो आइन पारित हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अभी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो होता है। स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट क्या एक मशीनरी, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मशीनरी है एक क्या है? ठीक है, लोकल गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट मशीनरी में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? सरपंच। ठीक है, ग्रामीण इलाका के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। ग्रामीण इलाका में लोकल गवर्नमेंट में सरपंच ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और शहरी अंचल इलाका में, अर्बन एरिया में कौन होता है? म्युनिसिपल। ठीक, ओके, म्युनिसिपैलिटी, ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे होता है और उनके हाथों में कंट्रोल रहता है लोकल एरिया का। ठीक है, इसीलिए उनको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। और वो क्या है? वो अपॉइंटेड है और नॉमिनेटेड है और इलेक्टेड है। कौन है? वो इलेक्टेड होते हैं, उनको इलेक्शन के द्वारा हम चुनते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उनको इलेक्शन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को हम चुनते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत रहता है, इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट में कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट एक अपॉइंटेड चीज मशीनरी है और इलेक्टेड मशीनरी है। स्टेट गवर्नमेंट, सरकार आ रहा है, गवर्नमेंट, सरकार एक इलेक्टेड मशीनरी है। तो इनमें जो इलेक्ट किया जाएगा, कौन से कौन को इलेक्ट हम करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए, ओके, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। जो हमारा विधानसभा, जिस राज्य का रेस्पेक्टेड राज्य जो होता है, उस राज्य का विधानसभा का जो मेंबर होते हैं, विधानसभा का मेंबर को हम क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। ठीक है, वो मेंबर होते हैं असेंबली का, विधानसभा का मेंबर होते हैं, इसीलिए उनको एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए कैसे चुना जाता है? एक इलेक्टेड मशीनरी है, तो इलेक्टेड मशीनरी में एमएलए को कैसे चुनते हैं? इनका जनरल इलेक्शन होता है। ठीक है, एक राज्य का जनरल इलेक्शन होगा। ठीक है, जब भी उसका 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा, फिर उसका एक जनरल इलेक्शन होगा। तो एवरी 5 ईयर्स में, 5 साल में, एवरी 5 साल में, 5 साल में एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन होता है। उस जनरल इलेक्शन में हम जो उस राज्य का सिटीजन है, तो वो वोट देके अपना नेता चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जो सब वोटर होंगे वो अपना नेता एमएलए चुनेंगे।
एमएलए साहब को वो चुनेंगे। ठीक है, तो एक आइए देखते हैं, एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य है उड़ीसा, इसको मानते हैं हम, इसका नाम उड़ीसा है हमारा राज्य, पूर्वी तट इलाका में, भारत का पूर्वी तट में राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का एक राज्य में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, कितना डिस्ट्रिक्ट, 30 जिला है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिला, इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। और विधानसभा, उड़ीसा का जो विधानसभा है, विधानसभा, ठीक है, उड़ीसा का विधानसभा का जो सीट कितना है यहाँ का, आपको पता है ना, प्रति राज्य का एक सीट, असेंबली सीट बांटा जाता है, ठीक है, उस राज्य में अपने राज्य का जो एरिया होगा, ठीक है, अपने आकार से, एरिया से और पॉपुलेशन, उस राज्य का पॉपुलेशन के हिसाब से वो असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा दिया जाता है। ये पहले से किया गया है, ठीक है, बांटा गया है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, असेंबली, उस राज्य का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा गया है और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बांटा गया है, ठीक है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो राज्य स्तर में होता है विधानसभा में, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो यूनियन स्तर पे है, नेशनल स्तर पे है, पार्लियामेंट में, संसद में, उनका भी संसद का मेंबर रहते हैं, ठीक है, संसद का मेंबर रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद का दोनों हाउस का मेंबर रहते हैं यहाँ पे। तो इलेक्टेड तौर से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक राज्य को जो अपने डिस्ट्रिक्ट का इलाका से जो एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो उड़ीसा का हम बात करें, एग्जाम्पल लिए हैं उड़ीसा के, हमारा जो पूर्वी तट इलाका भारत का है उड़ीसा राज्य, तो उसका जो विधानसभा का सीट कितना है, 147 सीट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको बांटा गया है उड़ीसा को, 147, ठीक है, 147 सीट। और कितना एमपी सीट कितना है का है, 21, ठीक है, 21 एमपी सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 21 में बांटा गया, 21 में, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 147, 147 में बांटा गया है, ठीक है। तो ये हो गया कितना एरिया और पॉपुलेशन वाइज सीट में बांटा गया है। हम रेफरेंस ले लिए एक स्टेट का, तो देखिए, तो यहाँ पे जो इलेक्शन होगा, ये 47 जो मेंबर रहेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो एमएलए जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये 147 एमएलए कैसे आएंगे यहाँ पे, कैसे बैठेंगे, यहाँ पे बैठ के ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बैठ के लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर जो बॉडी होता है, क्या होता है, वो कानून बनाता है, ठीक है। ये सब एमएलए आके यहाँ पे बैठ के कानून बनाएंगे, राज्य के कानून बनाएंगे, और राज्य के सभी को कौन सा राज्य में जो कौन सा उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उस प्रॉब्लम का कैसा हॉल जो निकल के आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कैसे यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट तो एक इतना बड़ा राज्य है, यहाँ से तो डायरेक्ट कोई एक सपोज हम किसको ही उठा के यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, तो इसके लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन जनरल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन राज्य का विधानसभा का इलेक्शन होगा। विधानसभा के इलेक्शन में हर पार्टी अपना अपना जो रजिस्टर्ड जो पार्टी होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रजिस्टर किए जाएंगे, तो जो पार्टी होंगे अपना अपना उम्मीदवार वो खड़ा करेंगे इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में। तो ये जो सब उम्मीदवार खड़े होंगे, तो वोटिंग में जो उम्मीदवार, जिस पार्टी का जो उम्मीदवार ज्यादा सीटें लेके आएगा, तो वही राज्य में सरकार बनाएगा। जो राज्यपाल होंगे उसी को ही नियुक्ति देंगे सरकार बनाने के लिए, और वही सरकार बनाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए उड़ीसा का 147 सीट है, 147 सीट देखिए, और जो 147, तो आप कैसे मानेंगे कि यही जो पार्टी आया है फलाना पार्टी, सपोज एक्स पार्टी,
XYZ तीनों पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है इस राज्य में। तो आपको कैसे पता होगा? और गवर्नर साहब को, राज्यपाल साहब कैसे जानेंगे कि कौन से पार्टी को मेजोरिटी मिला है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 147 सीट है, टोटल सीट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू इसका जो हाफ निकल के डिवाइड 2 के बाद इसका जो नतीजा निकल के आएगा उससे ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा वोटिंग से जो भी निकल जीत के आएगा तो वो ही सरकार गठित करेगा। तो मान लीजिए एक पार्टी ने, सपोज एक्स पार्टी ने यहाँ पे 147 से 110 सीट जीत के आया है, एक इसका 110 एमएलए जीत के जो और चुन के आए हैं। तो यही सरकार, और बाकी का जो है, बाकी का एमएलए, तो इनको तो ये संख्या जो है इनके पास मेजोरिटी है, इसका जो 147/2 डिवाइड कर चुके हैं हम, इसका जो हाफ आया इससे ज्यादा वोट इनके पास है और इससे ज्यादा मेंबर्स इनके पास, एक्स पार्टी के पास। तो गवर्नर साहब को संख्या का एकदम आंकड़ों जो होता है, आंकड़ों का एकदम नजर आ गया, साफ नजर आ गया, आंकड़ों का खेल यहाँ पे है और संख्या बल किसके पास है ज्यादा, तो एक्स पार्टी के पास ज्यादा संख्या बल है। तो एक्स पार्टी को गवर्नर साहब, राज्य का गवर्नर साहब न्योते देंगे कि आप आके सरकार गठित कीजिए। तो ये जाके सरकार वहां, उसके बाद सरकार गठित करेंगे और इनका पार्टी रूलिंग पार्टी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, रूलिंग पार्टी। और जो बाकी का जो मेंबर्स हैं जो जीत के आए हैं उनका पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के नाम से जाना जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी, जो ये दोनों रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी विधानसभा में आके बैठेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, यहाँ पे रूलिंग पार्टी बैठेगा और यहाँ पे ऑपोजिशन बैठेगा। तो रूलिंग पार्टी वालों ने, गवर्नर साहब ने उनको न्योता दे दिया सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ पे इनका भी लीडर होगा। ये सब जो एमएलए हैं वो अपना एक लीडर चुनेंगे, ठीक है, जिनको लीडर ऑफ द हाउस बोला जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम, जो कि संपूर्ण जो हाउस जो होता है, असेंबली जो विधानसभा होता है उसका लीडर होते हैं, जिनको सभी अपना लीडर मानते हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस, चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर कैसे नॉमिनेट होंगे? इनमें जो 110 एमएलए होंगे, इनमें से यही एमएलए मिलके अपना एक नेता चुनेंगे, ठीक है, वही इनमें से जो होगा वही सीएम होगा। सीएम कैंडिडेट हो गया, सीएम आ गए इलेक्ट होके, वो भी एक एमएलए, सीएम भी इन्हीं 110 एमएलए से एक ही है, तो वे सीएम हो गए। और गवर्नर साहब ने अब उनको शपथ दे दिए। और किन किन को गवर्नर साहब ने शपथ दिलाएंगे? अगर जब भी सीएम बन जाते हैं, इनमें से डिसाइड होके, उनका पार्टी मीटिंग में डिसाइड होके सीएम का पद फेस आ गया, सीएम हो गए, ठीक है। सीएम क्या करेंगे? उसके बाद अपना कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो, उनको चुनेंगे कि कौन जो मेरे साथ काम करेंगे कैबिनेट में, वो कौन कौन होंगे। इन्हीं 110 एमएलए से वो चुनेंगे। उनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ, और क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ, बोलो, टेक्सटाइल आएगा, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इंपोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आप मिनिस्टर साहब होंगे, ठीक है, वो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और एक होगा कैबिनेट मिनिस्ट्री के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इन 110 में से भी बाकी जो कैबिनेट के हो गए और बाकी जो बच्चे हैं कुछ, उनमें से चुन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आएंगे, ठीक है। और बाकी जो रह गए वो एमएलए ही, सभी बाकी का सदस्य, गृह का सदस्य वो रह गए, ठीक है। इन सभी को लेके सरकार चलाया जाएगा। इसी मशीनरी को हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार इसी को ही हम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार चुना गए, मिनिस्ट्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी एक्सक्यूज मी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हो गए। ये सब यहाँ पे विधानसभा में आके अपना शपथ पाठ कौन दिया इनको, कौन शपथ पाठ करवाया, गवर्नर। गवर्नर जो राज्य का जो राज्यपाल होते हैं वो उनको शपथ पाठ करवाते हैं। तो सरकार गठित हो गया, सभी अपने अपने चैम्बर में चले गए। जो सेक्रेटेरिएट होता है, स्टेट्स का सेक्रेटेरिएट होता है, वो सभी चले गए। तो ये हो गया। फिर राज्य को भी तो चलाना है, कैसे चलाएंगे? उनका अधिकारी भी होंगे, अधिकारी बाबू लोग सब। तो बाबू लोग आ जाते हैं, सब लोग को पहले ही दिन जो सभी मिनिस्ट्री मिल जाता है, शपथ पाठ हो जाता है। तो सभी रेस्पेक्टेड मिनिस्टर्स अपने अपने चैम्बर, डिपार्टमेंट के चैम्बर में चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे बाबू लोग सब आ जाते हैं गुलदस्ता लेके कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और अपना स्थान बजाय रखने के लिए बाबू लोग आ जाते हैं, जो उस राज्य के आईएएस आईपीएस अधिकारी और उस राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अधिकारी होंगे और छोटे छोटे जो अधिकारी सब स्टेट गवर्नमेंट का, वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलिए स्टेट गवर्नमेंट का रोल कैसे होगा। सरकार तो चुन गए, अभी हम सब बैठ गए अपने अपने गद्दी में, सब कुछ हो गया। अभी सरकार का काम कैसे होता है, कब सरकार का किस तरह से काम सरकार कैसे करता है हमारे जनता के लिए। अभी आइए, जनता का तो काम हो गया, चुन लिया सरकार। अभी सरकार का काम है, सरकार क्या करेगा जनता के लिए, ठीक है। ये एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक एग्जांपल लिए, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ओके। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, इसका नाम सपोज हम मान लेते हैं, इसका नाम सपोज इसका नाम देते हैं, उड़ीसा का बात कर रहे हैं तो उड़ीसा के ही एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बोलते हैं पिपीली, पिपीली, ठीक है। पिपीली और डेलांग, डेलांग, पिपीली और डेलांग एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये उड़ीसा का, ठीक है। पिपीली और डेलांग निर्वाचन मंडली, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहां पे एक दिन जो एक यहां पे अस्पताल है, एक अस्पताल है, यहां पे एक रिपोर्ट आया कि इस गांव में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक गांव में डायरिया फैला है, डायरिया फैला है। तो उस पेशेंट को लेके आगे अस्पताल में, यहाँ पे मेडिकल टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और उनको फर्स्ट एड दिया, और इसको जो जो डायरिया का मेडिसिन और इंजेक्शन और सलाइन होता है वो तुरंत स्टेप में, इमीडिएट स्टेप में मेडिकल स्टाफ आ गए और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा। डायरिया क्यों होता है? डायरिया का मेन रीजन है वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। डायरिया ड्रिंकिंग वाटर से ही फैलता है। अगर वो इन्फेक्टेड होगा, उसी में डायरिया का वायरस होगा, जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है डायरिया का बैक्टीरिया होगा, तो वो फैलेगा, वो डिजीज संक्रमित होता है, वो एक से दूसरे को फैलता है उस बैक्टीरिया के द्वारा। ड्रिंकिंग वाटर क्यों ड्रिंकिंग वाटर में आया और कैसे हुआ है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, पहले ही इस गांव में ड्रिंकिंग वाटर का एक शॉर्टेज है, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
ड्रिंकिंग वाटर के चलते हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरह का इंसिडेंट का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज है, और इसीलिए इस गांव का लोग क्या करते हैं, जो पॉन्ड होता है जहाँ पे सारे लोग वो क्या करता है, अभी तो स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या हो रहा था, स्वच्छ भारत अभियान में तो अभी सभी घरों में लैट्रिन हो गया है। अब हम हमारा जो टॉयलेट करने के लिए लैट्रिन में ही जाते हैं, ठीक है, तो बाहर नहीं जाते, खुले में शौच नहीं करते हैं। लेकिन पहले का इलाका में जो पॉन्ड होता था, पॉन्ड सब होता था वहाँ पे पहले, मतलब 2015 से पहले, ठीक है, पॉन्ड के जो चारों ओर जो होता है, जो जमीन होता है, वहाँ पे लोग जाके मल त्याग करते थे, ठीक है, मल त्याग करते थे, शौच होते थे। तो वो क्या करता था, बारिश जब आता था वो सब शौच जाके पॉन्ड के पानी में जाके मिल जाता था, ठीक है, अगर मिल जाता था। अगर यहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज है तो पानी के लिए लोग पॉन्ड में जाते हैं। अगर ड्रिंकिंग वाटर जो बोरवेल है वो सूख गया, बोरवेल काम नहीं कर रहा है, और जो ऑयल होता है, कुआं होता है, उसमें पानी सूख गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आ गया है, तो यहाँ पे वाटर का शॉर्टेज हो गया। तो लोग पानी का पीने का पानी के लिए क्या करेंगे, जाके पॉन्ड से पानी लाएंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, मल त्याग करके से वहाँ पे जो गंदा हुआ है बैक्टीरिया वहाँ पे है, और क्या है, गाँव वगैरह भैंस वगैरह लोग जाके नहाते हैं वहाँ उनका, और लोग जाके वहाँ पे खुद ही वो नहाते हैं। और क्या होता है, गाँव वगैरह नहाते हैं, खुद नहाते हैं, और बहुत इस तरह का बहुत सारा गंदगी भरा काम यहाँ पे होता है, सब चीज यहाँ पे होता है। तो लोग यहाँ से पानी ला के डायरेक्ट पी लेते हैं, विदाउट फिल्ट्रेशन करके और विदाउट उसको बॉईल करके लोग डायरेक्ट पानी ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर लेते हैं। तो यह इस तरह से वो जो डायरिया का बीमारी हमारे अंदर इस बैक्टीरिया के चलते डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करने से डायरिया आ गया। तो ये इस तरह से गांव का एक ही आदमी को डायरिया हुआ, तो इस तरह से वो संक्रमित होता है, संक्रमित रोग वो फैलते गया, सारे लोगों को यहाँ पे फैलते गया, डायरिया फैलते गया। तो एक गांव में हुआ था, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, इस तरह से उस जो कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो, उसमें सारे लोगों को हो गया। तो यहाँ पे हेल्थ सिस्टम का इमरजेंसी आ गया, ठीक है, इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम में आ गया। तो जो मेडिकल स्टाफ होते हैं गांव में, सब जो पंचायत में एक मेडिकल अभी है आयुष जो योजना के द्वारा, उस योजना में जो एक मेडिकल ऑफिसर रहते हैं जो डॉक्टर, और एक नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, और एक कंपाउंडर, ठीक है, जो कि ड्रेसिंग वगैरह करवाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो रहते हैं। तीनों लोग, मैक्स टू मैक्स तीनों लोग वहाँ पे रहते हैं। तो 3 लोग इतना बड़ा डिजीज को तो हैंडल नहीं कर सकते हैं, इस तरह महामारी, डायरिया को महामारी का रोग आख्या दिया गया है। तो इस महामारी को तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी क्या होगा, इमरजेंसी सिस्टम आ गया है, लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या, गांव में लोकल गवर्नमेंट कौन है, सरपंच जो है, पंचायत में सरपंच साहब है। सरपंच साहब अभी अलर्ट में आ जाते हैं, भाई गांव में कुछ आ गया है, इस तरह से डिजीज आउटब्रेक हो रहा है। तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, जाके एमएलए साहब को इन्फॉर्म करते हैं। सरपंच साहब ने एमएलए साहब को इन्फॉर्म करते हैं, एमएलए साहब को, कि साहब इस तरह से प्रॉब्लम हमारा इलाका में आ गया है, हेल्थ सिस्टम में इमरजेंसी आ गया है। तो एमएलए साहब क्या करेंगे, ठीक है, एमएलए साहब पहले क्या करेंगे, तो मेडिकल में डॉक्टर साहब से जाके मेडिकल में बात करेंगे। वो एक ही मेडिकल है, तो यहाँ से इस तरह से 1, 2, 5, 6 पंचायत मिला के 3-4 मेडिकल होगा। सभी पंचायत में अभी है, लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहा है, डॉक्टर सफिशिएंट नहीं है, उनमें नहीं आ रहा है। इसीलिए सपोज वर्किंग कंडीशन में 3-4 मेडिकल है इस इलाका में, ठीक है, वो सभी एमएलए साहब सभी अस्पताल में जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, डॉक्टर सभी अपना काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो इंस्ट्रक्ट भी देंगे कि इसको इमीडिएटली हैंडल करो, और तभी क्या करेंगे, इनको बोल के इनको इस सिचुएशन को प्राइमरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके एमएलए साहब क्या करेंगे, इमीडिएटली अपना जो सरकार है, एमएलए साहब रूलिंग पार्टी के हैं, ठीक है, इस इलाका का जो एमएलए है वो रूलिंग पार्टी का है,
ठीक है, हम मानते हैं वो रूलिंग पार्टी का है। वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली क्या करेगा, इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेगा कि इस तरह का इमरजेंसी आ चुका है। और हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेशर डालेंगे किसमें, इस तरह का इमरजेंसी आ चुका है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलर्ट में आ जाएगा क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम में एक इमरजेंसी है। तो इमीडिएटली सीडीएमओ, उस इलाका का जो सीडीएमओ हो गया, सीडीएमओ कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, सीडीएमओ डिस्ट्रिक्ट, उस जिला का वो चीफ होते हैं। जैसे कि डीएम साहब एक जिला का चीफ होते हैं, जिस तरह की उस तरह से मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल क्षेत्रों में, डॉक्टरों के क्षेत्र में वो चीफ होते हैं। तो सीडीएमओ साहब को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्फॉर्म करेंगे। और हाँ, डीएम जो एमएलए साहब ने क्या करेंगे, वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से कांटेक्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेट करके, जब भी उनके पास खबर आ गया पंचायत में, जो सरपंच जी ने खबर दे दिया इस तरह से हो गया इंसिडेंट, वो तभी वो क्या करेंगे, वो इमीडिएटली डीएम साहब से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डीएम साहब जिला का, उस जिले जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो जिले में आता है, जिले का मालिक कौन होते हैं, डीएम होते हैं, बोलते हैं ना हम, डीएम साहब जिले के मालिक होते हैं। तो डीएम साहब को बोलेंगे कि मालिक जी आपके जिले में इस तरह सा हेल्थ सिस्टम में इमरजेंसी आ चुका है, क्या आपको पता है ना, ठीक है, तो कुछ कीजिए साहब। तो वो क्या करेंगे, डीएम साहब क्या करेंगे, सीडीएमओ साहब को इन्फॉर्म करेंगे कि सीडीएमओ साहब इस तरह से प्रॉब्लम हो गया है, इमीडिएटली हेल्थ सपोर्ट उस इलाका में चाहिए, तो इमीडिएटली हेल्थ सपोर्ट भेजिए, ठीक है। सीडीएमओ साहब फिर तत्पर में आ जाते हैं और उस इलाका के रेस्पेक्टिव डॉक्टर से बात करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो जिला का हेडक्वार्टर होता है, जहां पे रिजर्व डॉक्टर सब रहते हैं, रिजर्व डॉक्टर है मानते हैं, लेकिन डॉक्टर इतना रहते नहीं है, ठीक है, जो रहते हैं उनको वो भेज देते हैं वहां पे, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भी भेज देते हैं, जाओ उस इलाका में। तो ये एमएलए साहब ने सब कर लिया, डीएम साहब से बात करके सब कर लिया। फिर एमएलए साहब बोलेंगे नहीं, मुझे अभी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को भी इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। एमएलए साहब क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इन्फॉर्म कर लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उनको कांटेक्ट करते हैं, और सेक्रेटरी जो होता है हेल्थ सेक्रेटरी, उनको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो आ गया, हेल्थ सेक्रेटरी अलर्ट में आ गए, और में जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो अलर्ट में आ गए। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अपने तरीके से सब कोशिश कर लेंगे, उनका कंट्रोल में जो होगा वो पहले क्या करेंगे, डीएम साहब से बात करेंगे, उस जिले का डीएम, ठीक है, डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्टर साहब। देखिए हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, जो मिनिस्टर जो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी वो एक आईएएस अधिकारी होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी सीनियर आईएएस अधिकारी होंगे, तो वो मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उनसे बात करेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, अभी क्या क्या स्टेप्स लिया जाएगा, इनिशियल स्टेप्स लीजिए और इसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब क्या करेंगे, डीएम साहब से बात करेंगे, उस जिला का डीएम साहब कौन है, डीएम साहब से बात करेंगे। डीएम साहब अरे लगाओ फोन, क्या बोले, हेल्थ सेक्रेटरी साहब बोलेंगे, उनका जो सबऑर्डिनेट होगा उनको बोलेंगे अरे फोन लगाओ तो उस जिला का डीएम कौन है, उस जिला का डीएम से बात कराओ। अच्छा हेलो डीएम साहब, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है आपके जिले में, कुछ करवा रहे हैं नहीं, तुरंत स्टेप लीजिए, ठीक है, इमीडिएटली स्टेप लीजिए। तो डीएम साहब अभी बोलेंगे कि सर हम ये सब स्टेप्स ले चुके हैं, अभी हमको अभी ज़्यादा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अभी इंटर कंप्लीटली जो चेन है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मशीनरी है, वो चेन अभी अलर्ट में आ चुका है, ठीक है, अलर्ट में आ चुका है। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, अभी चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, सर इस तरह का हेल्थ इमरजेंसी हमारे जो इलाका है, इस हमारा राज्य का इस इलाका में आ चुका है, अभी हमको अलर्ट होना पड़ेगा और नेसेसरी स्टेप्स लेना होगा। तो सीएम साहब बोलेंगे अरे मैं तुमको क्यों झक मार के क्या हेल्थ मिनिस्ट्री का कुर्सी में बैठाए हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मुझको आके बोल रहे हो, सीएम साहब बोलेंगे। तो उन्होंने बोल दिया होगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोलेंगे कि साहब मैं सब मेरे तरफ से जो भी हुआ कोशिश करना होगा मैं कर चुका हूँ,
और मैं सभी को अपना अपना काम में लगा चुका हूँ, लेकिन मेरा आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमको इन्फॉर्म कर लिया। तो सीएम साहब बोलेंगे अच्छा है कि जो इन्फॉर्म कर लिए, मैं अभी देखता हूँ क्या करेंगे अभी। तो सीएम साहब इमीडिएटली बोलते हैं उनको, जो सेक्रेटरी सीएम का जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनको बोलते हैं अरे डीएम साहब से कनेक्ट कराओ अभी। सभी देखिए, सभी ना डीएम साहब से ही पहले कनेक्ट करवाते हैं। एक अच्छे देखिए इससे किस तरह का मशीनरी है, डीएम आईएएस अधिकारी कलेक्टर बाबू है, तो डीएम साहब से वो कनेक्ट करवाते हैं। डीएम साहब से बात करते हैं सीएम साहब। अच्छा वो क्या बोलेंगे कि डीएम साहब अरे क्या करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह का आपके जिले में सब हो गया, आप क्या कर रहे हैं। तो डीएम साहब बोलेंगे सर हम ये सब कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है, और आप चिंता मत कीजिए, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, अभी अंडर कंट्रोल है, डीएम साहब एक बोलेंगे। तो उसके बाद सीएम साहब बोलते हैं ठीक है हम जाएंगे इंस्पेक्ट करने के लिए काम क्या क्या हो रहा है वहां पे। सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब और सारे जो अधिकारी बाबू है वो सब आ जाएंगे मौका वारदात पे, ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है चेकिंग करने के लिए। और यहाँ पे आके सीडीएमओ साहब बोलेंगे कि सीडीएमओ साहब भी होंगे, सब डीएम साहब होंगे, सभी आए हैं अधिकारी, सभी सीएम हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी वगैरह सब आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का इंसिडेंट है, तभी सीडीएमओ साहब और डीएम साहब बोलेंगे सर इस तरह के इंसिडेंट के लिए, और एमएलए साहब तो मुख्य है ना, एमएलए साहब को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो एमएलए साहब को भी, हाँ डीएम साहब, जब भी सीएम साहब डीएम साहब को फोन करेंगे ना तो उसका तुरंत पहले ही और पैरेलली और कॉन्फ्रेंस में एमएलए साहब भी आए होंगे, क्योंकि एमएलए साहब तो उनका घर के ही लोग है ना, अपने ही पार्टी का लोग है। तो एमएलए साहब तो पहले ही होंगे, आप वहां पे कनेक्ट हो कॉन्फ्रेंस में हो गए होंगे, वहां पे डीएम साहब भी कनेक्ट किए होंगे। सीएम साहब ने जब भी सीएम साहब को इन्फॉर्म किया गया, सीएम साहब तुरंत एक्शन लिए, तभी एमएलए और डीएम साहब से बात किए, ठीक है। तो इन जब भी ग्राउंड जीरो में सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब आ गए, तभी डीएम साहब होंगे, एमएलए साहब होंगे, सब होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे और ज्यादा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ का हमको जरूरत है, तभी वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे और वहां पे ज्यादा से ज्यादा सभी जो राज्य का से बड़ा मेडिकल है वहां से सारे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ्स को विड्रॉ करके वहां पे ग्राउंड जीरो में कैंप लगा के वहां पे आके ड्यूटी में लगा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी अभी है। और ये सब हो गया, अभी ट्रीटमेंट चला और वो कंट्रोल में आ गया, ठीक है, डायरिया कंट्रोल में आ गया। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन क्यों होगा? इन्वेस्टिगेशन क्यों एक डिजीज आउटब्रेक हुआ, जिस तरह की कोविड में WHO ने इन्वेस्टिगेट किया, क्यों एक कोविड आउटब्रेक हुआ, कहां से हुआ, इसका एपिक सेंटर कहां पे है कोविड का, जो WHO ने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन इसका रिपोर्ट हमको भी अभी तक नहीं मिला। और अगर जो रिपोर्ट मिला वो रिपोर्ट में क्या था आपको पता ही होगा, बायस्ड रिपोर्ट था, क्योंकि फंडिंग जहां से आ रहा है उसके बारे में तो WHO नहीं बोलेगा ना, फंडिंग ज्यादा पा रहा है। अमेरिका ने तो अपना फंडिंग में कट ऑफ कर लिया, क्यों? क्योंकि WHO बायस्ड हो रहा था जिस कंट्री चाइना के बारे में, ठीक है, सभी को पता था, वुहान से ही वो आउटब्रेक हुआ है। वुहान का जो फिश जो मीट मार्केट है, नॉन वेज मार्केट, वहां से आउटब्रेक हुआ है, सभी को पता है, चाइना से ही आउटब्रेक हुआ है, लेकिन WHO बायस्ड रिपोर्ट दिया, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बोलने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि हम न्यूज एजेंसी नहीं है। चलिए हम हमारा काम करते हैं। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया। इन्वेस्टिगेट के लिए कमेटी गठित कर दिया गया, सीएम साहब ऑर्डर दिए हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन का कमेटी गठित कर लिए। इन्वेस्टिगेशन करेंगे कौन? हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करेगा, इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी गठित कर दिया गया और यहाँ पे भेज दिया गया। वहां पे आके ग्राउंड जीरो में इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो देखते हैं, यहाँ पे वाटर का शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज के चलते लोग जाके दूषित पानी, जो पोल्यूटेड पानी है ड्रिंकिंग वाटर, उसको पी रहे हैं विदाउट प्यूरिफाइंग और विदाउट बॉइलिंग और विदाउट एनी जो हालोजन का टैबलेट होता है, जो फ्लॉर के टाइम दिया जाता है, हालोजन का टैबलेट, जिसको डाल के हम पीते हैं पानी को,
ठीक है, कुछ भी नहीं डाला गया है प्यूरिफाई के लिए और डायरेक्ट कंज्यूम किया गया है यहाँ पे, इसीलिए ही यहाँ से हो रहा है आउटब्रेक, जो हैजा आउटब्रेक, जो डायरिया आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, महामारी इसके चलते हुआ है। तो ये इमीडिएटली यहाँ पे क्या किया जाएगा, एमएलए साहब और डीएम साहब को, फिर सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुला के यहाँ पे नलकूप और जो होता है बोरवेल का सुविधा किया जाएगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, फंड सैंक्शन होगा प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक अगर सरकार नहीं होता यहाँ पे, इस तरह का स्टेट गवर्नमेंट का एक जो मशीनरी है ये नहीं होगा, तो लोगों का सुविधा कौन देखेगा, उनका जो दुख दर्द है, उनका जो प्रॉब्लम है, इसका हल कौन ढूंढेगा, कौन करेगा ये सब? सरकार ही तो है जो हमारा काम करता है, हमको हेल्प करता है, इमरजेंसी में हमको हेल्प करता है, हमको सभी तरह का सुविधा देता है। विदाउट एनी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट, लोकालिटी में हम बोले राज्य में, राज्य के वाइज, विदाउट एनी गवर्नमेंट हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हमारा अगर माँ बाप नहीं होंगे तो हम जी सकते हैं क्या बचपन से? विदाउट हमारा जो अगर माँ बाप नहीं होंगे, कोई हमको अगर पालेगा ही नहीं, हमारे सर पे किसी का हाथ ही नहीं रहेगा, हम जी सकते हैं अच्छे से? क्या जी लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन अच्छे से जी सकते हैं क्या? नहीं। तो सरकार हमारे माँ बाप के जैसा सरकार है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट राशन देता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट राशन देता है। बीपीएल के जो सभ्य होगा, बीपीएल के जो लोग होंगे बीपीएल के अंडर, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको राशन, फ्री का राशन मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? मेडिकल फैसिलिटी दिया जा रहा है। और क्या दिया जा रहा है? और क्या दिया जा रहा है? और आपको एजुकेशन भी फ्री में स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। और इस तरह से सभी सुविधा आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इस जो ऐसा इंसिडेंट हो गया, डायरिया वगैरह हो गया, सो कंट्रोल हो गया, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद क्वेश्चन, विधानसभा में क्वेश्चन आवर का आया, अधिवेशन का समय हो गया और अधिवेशन बैठा और क्वेश्चन आवर आया। तो क्वेश्चन आवर में अपोजिशन का जो एमएलए होंगे और अपोजिशन का जो लीडर होंगे, अपोजिशन लीडर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, रूलिंग पार्टी का लीडर से, ठीक है। जो सीएम साहब होंगे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों, किसके चलते वहां पे ये सब प्रॉब्लम हुआ, ये सब प्रॉब्लम किसके चलते हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने लोग जो वहां पे डेथ, इतने लोग का इस महामारी में डेथ हुआ, इतना सब जान मानी की हानि का हुआ, इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका लेगा, ठीक है। अपोजिशन लीडर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब वो जवाब देंगे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा विधानसभा में, असेंबली में, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, वो जवाब देने के लिए ही सरकार में बैठे हैं। बस वो आंसर देंगे कि इस तरह से प्रॉब्लम हुआ था और हम ये सब कर चुके हैं, हम अभी सभी अंडर कंट्रोल अभी है, डिजीज अभी वहाँ पे जीरो डिजीज है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सब इनिशिएटिव ले चुके हैं, इस तरह से सब हुआ है। वो अपना ही डिंडोरा खुद पिटेंगे, हम ये सब कर लिए। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम कौन है? ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं है, आपको क्या पहले से पता नहीं था? क्योंकि यहाँ के जो सिटीजन है, जब भी मीडिया, ठीक है, यहाँ पे एक रोल किसका आता है? मीडिया का, ठीक है। मीडिया जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं गणतंत्र का, ठीक है। लेकिन बायस्ड मीडिया नहीं है। अगर वो बायस्ड मीडिया नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपना मंतव्य देता है, वो मीडिया ही एक रोल निभाता है, वो इन्वेस्टिगेट करके, ठीक है, लोगों को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, लोगों को अपना सच जो हो यहाँ पे होगा वो बताएगा। कि पहले ही ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज 1-2 दिन का नहीं है, बहुत ही दिन का ये शॉर्टेज का जो मामला चल के आ रहा है। और यहाँ के लोग भी मीडिया को बोलते हैं, हम सरकार को बहुत पहले ही एप्लीकेशन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को बहुत पहले ही अर्जी दे चुके हैं, एमएलए साहब के घर पे बहुत ही दिन से जा रहे हैं, हम सब यहाँ के इलाके वैसे ही सब जा रहे हैं। अब जब भी एमएलए साहब वोट मांगने के लिए आए थे, उनको भी समस्या के बारे में हम बोले थे, साहब इस तरह का समस्या अगर आप हल कर लेंगे तो आपको ही वोट देंगे हम। तो अभी एमएलए साहब ने प्रतिश्रुति देके गए थे कि हम हल कर लेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ।
स्थानीय अधिकारी जो हैं, स्थानीय अधिकारी वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बोले। हम अर्जी दे चुके हैं, हम एप्लीकेशन बहुत ही पहले दे चुके हैं, हमारा अर्जी के बारे में सुनवाई कभी नहीं हुआ और उसको कभी भी कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट मीडिया शो कर रहा है अभी। तो मीडिया में जब आ गया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तभी अपोजिशन का लीडर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप अपना तो जो कर चुके हैं, भूल जो आप किए हैं उसको नहीं स्वीकार कर नहीं रहे हैं, लेकिन उस भूल के लिए आप क्या क्या किए हैं इसको आप बता रहे हैं। आपके जो सरकार क्या क्या किया है, आप इसी को पॉजिटिव व्यू को ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्यों हुआ ये, इसको आप कौन आंसर देगा, इसका आंसर कौन देगा? अपोजिशन का लीडर सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब से पूछ रहे हैं। अभी क्या कौन सीएम साहब अभी जवाब देने के लिए वो वहां पे बैठे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, एक इस तरह से एक चीज स्टेट गवर्नमेंट का इस तरह से काम स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ओके, हम एक एग्जाम्पल लेके बोले और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है। ठीक है, सपोज हम उड़ीसा का बात कर रहे हैं, कोस्टल इलाका है, समुद्री तट का इलाका, समुद्री तट के पास है इस इलाका। तो यहाँ पे बहुत फ्लड और साइक्लोन आता है। फ्लड क्यों आता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है नदियों का, सब नदी आके सभी इलाके से आके सेंट्रल जो इलाका हमारा मध्य भाग का जो भारत का इलाका और उत्तरी इलाका उत्तर का भारत का इलाका, सभी से आके नदियाँ यहाँ पे ही जाके इस राज्य जो उड़ीसा और पश्चिम बंग के से ही गुजर के जाके समुद्री तट में मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल जो बंगोपसागर है वहाँ पे जाके मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें फ्लड आता है। ठीक है, इसके चलते, और यहाँ पे साइक्लोन आता है। पूर्वी तट इलाका में आप सुनेंगे बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन आता है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। तो साइक्लोन अगर आ गया यहाँ पे, इमीडिएटली आपको हेल्प कौन देगा, प्रिवेंट, आपको इवैक्यूएट कौन करेगा? जो लो लाइन इलाका है वहाँ से इवैक्यूएट कौन करेगा? इवैक्यूएट स्टेट गवर्नमेंट ही आपको करेगा ना। स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएट इफेक्ट में अभी आएगा। स्टेट क्या करेगा? इंफॉर्मेशन आईएमडी दे दिया, ओके, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि साइक्लोन यहाँ पे हिट कर रहा है, इस स्टेट में, इस जो इलाका है यहाँ पे उसका लैंडिंग जो पोजीशन यहाँ पे ही होगा, साइक्लोन यहाँ पे ही हिट करेगा। तो तभी इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट ही इफेक्ट में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? इवैक्यूएट, वहाँ का जो लो लाइन इलाका में जो लोग होंगे उनको इवैक्यूएट करके कहीं के सेफ जगह में ले आएगा। ठीक है, इमीडिएटली प्रशासन अलर्ट में आ जाता है। तभी SDRF जो होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो होता है, वो वहाँ पे काम करता है। और ओड्राफ, उड़ीसा का बात करें, उड़ीसा में जो उनका जो स्थानीय जो इस स्टेट का जो रेस्पॉन्स टीम है वो कौन है? डिजास्टर का ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, वो ओड्राफ होते हैं। वहाँ का स्थानीय जो उस जिला का जो उस राज्य का उड़ीसा का वो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। और एनडीआरएफ भी, एनडीएफ जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो यूनियन गवर्नमेंट का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो भी तैनात रहते हैं वहां पे। लेकिन पहले तो क्या कौन आता है? पहले ओड्राफ, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है ओड्राफ। ठीक है, उड़ीसा जो डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो सब काम में लग जाते हैं। वो सभी जो इक्विपमेंट है सब लेके जहाँ पे हिट करेगा और जहाँ पे ज़्यादा जो लुक्सन जो होगा, जहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करवाएगा, जहाँ पे हिट करेगा, जो लैंडिंग करेगा साइक्लोन, वहाँ पे लैंडफॉल जो होता है, लैंडफॉल जहाँ पे लैंडफॉल होगा वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने का, जान मान जो हानि होने का जो डर रहता है, इसीलिए वहाँ पे ही तैनात ज़्यादा तरह से टीमों को, ओड्राफ का टीमों को और एनडीआरएफ का टीमों को किया जाता है। तभी स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे एक मेजर रोल है। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके बाद जो भी साइक्लोन हो जाता है उसके चलते, उसके बाद जो रिलीफ का कार्य है वो सब कौन करवाते हैं? वो ओड्राफ और एनडीआरएफ के टीम ही करवाते हैं। ओड्राफ जो स्टेट का जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑली हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और वर्किंग फंक्शनरी के बारे में जान गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल सब लेके जान गए। ओके, थैंक यू।